हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो एनीमिया का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें जो प्रीवियस वीडियो में हमने एनीमिया की इंट्रोडक्शन, उसकी कॉजेज़ और जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो भी एनीमिया के टाइप्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम जो एनीमिया का टाइप पढ़ेंगे वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आयरन के बारे में कि आयरन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसीज होती है उनमें पाए जाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से उनको बाइंड करके रखना। तो अब यहाँ पे आयरन का क्या यूज़ होता है। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आप देखेंगे ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक तो होता है हीम प्लस दूसरा ग्लोबिन। तो यहाँ पे जो हीम पार्ट है, ये हीम पार्ट बनता है किससे, आयरन से। जो भी आयरन हम लेते हैं डाइट में, उस आयरन से हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट बनता है। दूसरा जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब बात करें अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आयरन है, अगर वो डाइट में कोई पर्सन सही से नहीं ले रहा है या किसी भी वजह से बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है या कम होता है, जिस वजह से ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, दिखती सी बात है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ओके, तो जिस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो एक बार मैं आपको वापस से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है या कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जो आप डेफिनेशन है यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। ओके, अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन इसकी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। तो इसमें सबसे फर्स्ट कॉज होती है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, जो हेमरेज की कंडीशन होती है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिस वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन है हैवी पीरियड्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है पर मंथ का, अगर किसी फीमेल में हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, मीन्स हैवी ब्लीडिंग हो रही है एक साइकिल में, तो क्या होता है कि ब्लड का लॉस भी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है अगर वो फीमेल डाइट उसके अनुरूप नहीं ले रही है। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है ब्लड लॉस की, लाइक क्रोनिक ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन में पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है और उसमें क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, उसने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे कॉज हो सकती है लैक ऑफ आयरन इन डाइट। डाइट में अगर कोई पर्सन आयरन नहीं ले रहा है, आयरन कौन सी डाइट में या कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, लाइक जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या एग्स होते हैं या जो मीट होता है, इसके अंदर जो है आयरन पाया जाता है मोस्टली। अगर कोई पर्सन ऐसी डाइट कम लेता है या प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेता है तो उनमें एनीमिया होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट वन कॉज हो सकती है इनेबिलिटी टू एब्जॉर्व आयरन। अगर बॉडी आयरन को एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, तब भी एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें आयरन एब्जॉर्व नहीं होता है या उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे कंडीशन आती है सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है या ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें जो भी पर्सन में सीलियक डिजीज़ है उनमें क्या होता है कि उनको ग्लूटेन नाम के प्रोटीन से एलर्जी होती है। ठीक है, तो जब भी अगर वो पर्सन ग्लूटेन खाता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो एंटीबॉडीज़ होती है, वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है विलाई वगैरह पाई जाती है इस तरह की, जिसमें से जो भी प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो एब्जॉर्ब
होते हैं। तो जो भी सीलिएक डिजीज़ वाला पेशेंट होता है उनमें क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिस वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, अदर न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो अगर यहाँ पे आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पर्सन में एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ओके, नेक्स्ट और रीज़न हो सकता है कि आयरन क्यों एब्जॉर्ब ना हो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्जरी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डुओडीनम पार्ट है और जो जेजुनम पार्ट है उसमें जाके ये एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसी कोई सर्जरी हुई जिसमें डुओडीनम को रिमूव कर दिया या जेजुनम को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉज हो सकती है प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें क्या होता है कि हर चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मदर भी है और दूसरा मदर के साथ साथ उसके वोम में क्या है, बेबी भी है। तो उन दोनों को ही क्या है, ऑक्सीजन की भी नीड है, न्यूट्रिशन की भी नीड है। तो क्या होगा कि जो भी डिमांड है न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, वो दुगनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई फीमेल अच्छी डाइट नहीं ले रही है प्रॉपर अमाउंट में तो क्या होता है, उनमें एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये तो कुछ कॉजेज़ की बात हो गई जिस वजह से एनीमिया हो सकता है। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आते हैं जिनमें भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जो रिस्क फैक्टर्स है उनमें ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। तो कौन कौन से लोग होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है वुमेन्स यानी महिलाएं। महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें पर मंथ मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस देखने को मिलता है और अगर वो ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेती है अच्छे से, आयरन डाइट, फोलिक एसिड डाइट, तो उनमें एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन जो लोग होते हैं या जो ग्रुप होता है पीपल का, वो कौन सा होता है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं जो बर्थ से लेके 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट्स। तो जो इन्फेंट्स है या जो बच्चे, इनमें भी एनीमिया होने के चांस होते हैं। बट उसके लिए भी क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट है, ठीक है, यानी जो बर्थ के टाइम नॉर्मल वेट होता है 2.5 से 3.5 kg का, अगर कोई बच्चा इससे कम वेट का पैदा हो रहा है, बर्थ ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसमें एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं यानी 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, उससे पहले ही अगर कोई बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर। तो ऐसे बच्चों में भी एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर में आते हैं लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं। आयरन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स होता है वो होता है मीट। तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर वो हरी सब्जियां भी नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर हो सकता है जो ब्लड डोनर्स होते हैं, यानी जो ब्लड डोनेट करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। वैसे दो जो ब्लड डोनेशन होते हैं उनके बीच में कोई एक जो है टाइम पीरियड होता है जिसमें उनको रुकना होता है। बट क्या होता है कि अगर मान लो वो पर्सन जो ब्लड डोनेट करता है वो टाइमली अपना डाइट अच्छी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एनीमिया होने के चांस हो सकते हैं अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है और डाइट भी अच्छी नहीं ले रहा है। ओके, तो ये कुछ हो गए रिस्क फैक्टर जिनकी में भी जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं इसके बाद अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता क्या है कि आयरन की जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट है वो तो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बट जो यहाँ पे इनटेक हो रहा है यानी जो डाइट पर्सन ले रहा है वो क्या हो रही है, कम है। यानी डाइट में आयरन की मात्रा कम है बट बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है बॉडी की तो बॉडी क्या करती है, उसको कंपनसेट करने का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है। तो बॉडी कैसे बैलेंस करेगी आयरन की रिक्वायरमेंट को, तो आपको पता होगा कि आयरन हमारी बॉडी में फेरिटीन की फॉर्म में जाके स्टोर रहता है। जो लीवर होता है उसमें आयरन फेरिटीन फॉर्म में स्टोर रहता है। तो जब भी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो बॉडी क्या करती है, इस फेरिटीन को क्या करती है, आयरन के रूप में यूज़ करने लग जाती है और इसका यूज़ होने
लग जाता है। तो ऐसा टाइम भी आता है जब क्या हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पे डाइट वो सही से नहीं ले रहा है और बॉडी भी सारा जो स्टोर आयरन है उसकी खपत करती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी में आयरन की बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस कंडीशन को अपन बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो मैं आपको इसको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं उस वजह से क्या होता है, बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज हो जाती है बट उसकी इनटेक उतनी अमाउंट में नहीं हो रही है। मान लो जो डाइट उसमें आयरन नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, बॉडी उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कंपनसेट करेगी। कैसे कंपनसेट करेगी, जो बॉडी में आयरन स्टोर है, लीवर में जो आयरन स्टोर है फेरिटीन के रूप में, उसको यूज़ करने लग जाएगी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्या होगा कि फेरिटीन भी बॉडी में ख़त्म हो जाएगा और जो पर्सन डाइट नहीं ले रहा है तो उसको बाहर से भी आयरन नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिस कंडीशन को बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, ये बात हो गई पैथोफिजियोलॉजी की। अब बात करते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। तो यहाँ पे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो यहाँ सब सिम्टम देखने को मिलेंगे एनीमिया से आरबीसीज की कमी की वजह से। फर्स्ट वन, एक्सट्रीम फैटिगनेस और वीकनेस रहेगी, यानी पर्सन को ज़्यादा थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि पर्सन में आरबीसी कमी या जो हीमोग्लोबिन है उसका कंटेंट कम है, तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है, जिस वजह से बॉडी की जो टिश्यूज़ है उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, इस वजह से पर्सन को थकान महसूस रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे पेल स्किन रहेगी। पेल स्किन का मीन ये है कि जो भी एनीमिक पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है कि ब्लड की कमी रहती है, जिस वजह से उनको देखने पे उनका स्किन कलर कैसा दिखता है, पेल, पीले कलर का। ठीक है, नेक्स्ट वन सिम्टम यहाँ देखने को मिलेगा फास्ट हार्ट बीट। हार्ट बीट तेज क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है तो हार्ट क्या करेगा, उस डिमांड को पूरे करने के लिए जल्दी जल्दी काम करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेगा। तो अगर ब्लड को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट की बीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिल सकता है डिस्निया, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, जिस वजह से हार्ट बीट तो बढ़ी ही बढ़ी है, उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट भी है वो भी पेशेंट की बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती रहे, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, डिस्निया की प्रॉब्लम होगी। ओके, नेक्स्ट उन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेगा हेडेक और डिजीनेस का। जो एनीमिक पर्सन होते हैं उनमें सर दर्द की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और चक्कर भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है बच्चों में पुअर एपेटाइट की, यानी जो बच्चे होंगे उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी या कम लगेगी। ओके, तो ये कुछ बात हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे पर्सन का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का, जिसमें पर्सन को जो है हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे, उसके साइन देखेंगे तो हमको उसकी पेल स्किन दिखेगी, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि पर्सन एनीमिक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे और डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे आरबीसी का साइज और कलर। तो जैसा मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जो मॉर्फोलॉजी के बेस पे उस पर बताया था, 3 टाइप बताए थे। उसमें से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, उसमें क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक का मीन ये है कि आरबीसी का जो शेप है और जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हाइपोक्रोमिक का मतलब ये है कि जो आरबीसी का कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन काउंट कम है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन ही कम है तो आरबीसी का कलर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आरबीसी कैसी देखने को मिलेगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं यहाँ पे हीमेटोक्रीट। अब हीमेटोक्रीट क्या होता है कि हमारा जो भी ब्लड होता है उसमें जो टोटल आरबीसी का वॉल्यूम है या जो कंसंट्रेशन है उसको बोलते हैं हीमेटोक्रीट। तो इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो परसेंटेज में रहता है, वुमेंस में तो ये 35 से 45% के बीच में रहता है, और मेंस में 40 से 50 के % के बीच में रहता है। तो अगर हीमेटोक्रीट का लेवल इससे कम आ रहा है वुमेंस में या मेंस में, तो ये इंडिकेट है सीधा एनीमिया को। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन लेवल का। तो हीमोग्लोबिन लेवल यहाँ पे कम देखने को मिलेगा नॉर्मल से। नॉर्मल होता है अप्रोक्सीमेटली
13 से 17 के बीच में, अगर दोनों अपन कंबाइंड बात करें मेन और वुमेन की, तो 13 से 17 के बीच में नॉर्मल रहता है। अगर इससे कम है तो एनीमिया को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन, और यहाँ पे स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं सीरम फेरिटीन। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आयरन होता है वो बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फेरिटीन के फॉर्म में। तो अगर अपन सीरम फेरिटीन का लेवल टेस्ट करेंगे तो अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होगा, सीरम फेरिटीन का लेवल कम मिलेगा, जो सीधा सा साइन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। जो नॉर्मल जो इसका लेवल होता है वो होता है 30 से 300 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में। अगर इससे कम आ रहा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी कब करेंगे, अगर मान लो क्रोनिक ब्लीडिंग की कंडीशन प्रेजेंट है, पेप्टिक अल्सर है या हर्निया वगैरह या ऐसी कोई प्रॉब्लम अंदर प्रेजेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बात होगा इसके डायग्नोसिस की। अब हम बात करें इसका मैनेजमेंट की, तो जो भी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका सीधा सा मैनेजमेंट यही है कि इसमें आयरन सप्लीमेंट्स जो है पेशेंट को देने हैं। तो आयरन सप्लीमेंट्स में क्या देना है पेशेंट को, सबसे पहले तो आयरन रिच डाइट देनी, यानी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एग्स है, मीट है, इस तरह की डाइट पेशेंट को ज़्यादा देनी है। इसके अलावा पेशेंट को आयरन टेबलेट्स भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो आयरन टेबलेट्स लेता है पेशेंट, उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो कौन कौन सी बातें होती हो मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी पेशेंट आयरन टेबलेट ले तो उसको खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई पर्सन खाना खाने के बाद में अगर टेबलेट ले रहा है तो क्या होता है कि वो जो खाना है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि खाली पेट लेंगे तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, पर यहाँ पे एक नुकसान भी होता है खाली पेट लेने का। अगर आयरन की टेबलेट खाली पेट लेते हैं तो ये स्टोमक की म्यूकोजा को इरिटेट भी कर सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ लोग तो इसको खाली प्लेट भी लेते हैं और कुछ लोग खाना खाने के बाद में भी लेते हैं। अगर खाली प्लेट लेंगे तो अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, खाना खाने के बाद में लेंगे तो स्टोमक में जो म्यूकोजा है उसमें इरिटेशन नहीं होगी। तो दोनों में ही नुकसान भी और फ़ायदा भी है। नेक्स्ट वन बात का ध्यान रखना है कि जब भी आयरन टेबलेट ले तो उनको एंटा एसिड के साथ नहीं लेना चाहिए। जो एंटा एसिड ड्रग्स आती है उनके साथ कभी भी आयरन टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी एंटा एसिड्स होती है वो क्या करती है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट का बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आयरन टेबलेट ले तो उसको विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। विटामिन सी किन चीज़ों में मिलता है, लाइक जो ऑरेंजेस वगैरह है इनमें मिलता है। तो जब भी आप आयरन टेबलेट ले तो उसके साथ ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज जूस के साथ अगर लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ओके, अब इसके अलावा कुछ अदर मैनेजमेंट भी है जो इस एनीमिया में कर सकते हैं। जैसे कि जो आयरन टेबलेट्स होती है या जो आयरन होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। अगर कोई पेशेंट आयरन ले रहा है, आयरन की टेबलेट्स ले रहा है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स भी देते हैं ताकि वो जो भी स्टूल है उनका ईजिली पास आउट हो सके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर एनीमिया के पीछे रीज़न ये है कि जो कोई फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा हो रहा है, जैसा मैंने आपको कॉजेज में बताया था कि ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी फीमेल में, तो ऐसी फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती है वो क्या करती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम कर देती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, एनीमिया पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। अगर पेप्टिक अल्सर यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है और उस वजह से अगर एनीमिया की शिकायत हुई है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए, और अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी मैनेजमेंट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।